हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण या अधिनियम 1986 यानी कि द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 है। इसमें मैं आपको चार सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, यानी कि चार धाराओं के बारे में। और जो इसके बाद जो बाकी का टॉपिक रहेगा वो अपन दूसरे लेक्चर में देखेंगे। इसमें जो फोर्थ वाला है ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके लिए। फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसमें हम फोर चार सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला था संक्षिप्त शीर्षक और इसका विस्तार, यानी कि ये कहाँ तक फैला हुआ है और इसका विस्तार कहाँ तक है। तो दोस्तों, इस अधिनियम को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 कहा जाता है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में, यानी कि जो उसका विस्तार है वो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये आप याद रख लेना, जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। और इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा तलाकशुदा महिला का अर्थ एक मुस्लिम महिला है। यानी कि तलाकशुदा जो महिला रहती है उसका अर्थ मुस्लिम महिला से है, जिसका विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ था। यानी कि जिसका विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ था और जिसका उसके पति ने मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक दे दिया या उससे तलाक ले लिया गया है। इसे में इसकी परिभाषा दी गई, यानी तलाकशुदा तलाक वहाँ रहता है जिसमें किसी मुस्लिम महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया है या पति ने मुस्लिम महिला से तलाक ले लिया है। और इद्दत अवधि का अर्थ है तलाकशुदा महिला के मामले में, यानी कि इद्दत जो अवधि रहती है वो तलाकशुदा जो महिला रहती है उसके मामले में कितने महीने का जो तलाक का काम रहता है वो इसके अंदर जो सब क्लोज फर्स्ट है। तलाक की तारीख के बाद 3 मासिक धर्म पाठ्यक्रम यदि वह मासिक धर्म के अधीन है। यानी कि तलाक की तारीख के बाद 3 मासिक धर्म, यानी कि वो पीरियड्स में है। और उसने तलाक के बाद 3 चंद्र महीने, यानी कि वह मासिक धर्म के अधीन नहीं है, यानी कि वो पीरियड्स में नहीं है। और थर्ड वाला, यदि वह अपने तलाक के समय तलाक और उसके बच्चे के जन्म या उसकी गर्भ अवस्था की समाप्ति के बीच की अवधि से जो पहले हो वही माना जाएगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट का अर्थ उस क्षेत्र में आपराधिक क्रिया सहित संहिता के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है जहाँ तलाकशुदा महिला रहती है। यानी कि जहाँ तलाकशुदा महिला रहती है वो मजिस्ट्रेट में इसको रखा गया है। निर्धारित का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसने कि मुस्लिम महिला की मेहर या अन्य संपत्ति तलाक के समय उसे दी जाएगी। यानी कि मेहर जो रहता है दोस्तों वो दहेज रहता है, जो अपने कानून में जिसे दहेज बताया गया है इनमें मेहर रहता है। और तत्सम इसका फर्स्ट सब क्लोज है अ, तत्सम लागू किसी अन्य में किसी बात के होते हुए भी एक तलाकशुदा महिला इसकी हकदार होगी। यानी कि एक जो तलाकशुदा महिला रहती है वो इन चीजों की हकदार होगी जो नीचे सब क्लोज में बताया गया है। उसके पूर्व पति द्वारा आईडी अवधि के भीतर उसे एक उचित और प्रावधान भरण पोषण दिया जाएगा। यानी कि जो महिला रहती है उसे एक उचित भरण पोषण दिया जाएगा, उचित यानी कि जो उसके जीवन यापन के लिए काम आ जाए। और बी वाला है जहाँ वह खुद अपने तलाक से पहले या बाद में हुए बच्चे का भरण पोषण करती है। यानी कि जो तलाक से पहले या बाद में जो बच्चा पैदा होता है उसका भरण पोषण करती है। ऐसे में बच्चे के जन्म की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसके पूर्व पति द्वारा उचित और निष्पक्ष प्रावधान का भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो बच्चा हुआ है उसके जन्म के 2 साल तक उस बच्चे का भरण पोषण पिता द्वारा किया जाए। मुस्लिम कानून के अनुसार उसकी शादी के समय या उसके बाद किसी भी समय से भुगतान करने के लिए सहमत मेहर या मेहर की राशि बराबर राशि और उसके रिश्तेदार या दोस्तों पत्नी या पति के किसी रिश्तेदार या उसके दोस्तों द्वारा उसे शादी से पहले या शादी के समय शादी के बाद में दी गई सभी संपत्तियां। यानी कि इसमें यह है दोस्तों कि जो मुस्लिम महिला रहती है मेहर जाने की, मैंने बताया था आपको मेहर मतलब जो उसको संपत्ति या पैसे दिए जाते हैं। ये मेहर क्या रहता है? रिश्तेदार, दोस्त या पति, पति के रिश्तेदार और दोस्तों द्वारा उसे पहले शादी से पहले, शादी के समय, शादी के बाद में जो भी पैसा दिया जाता है वो उसे वापस देना होगा। और इसमें कुछ सेक्शन
3 के सब क्लॉज 2, जहाँ उचित प्रावधान और रख रखाव का देय मेहर की राशि का भुगतान या भुगतान नहीं किया गया है, यहाँ उपधारा 1 यानी कि सब क्लॉज फर्स्ट के खंड डी में निर्दिष्ट संपत्तियों को तलाकशुदा महिला को नहीं दिया गया है, तो उसके तलाक पर वहाँ उसके द्वारा विभिन्न अधिकृत कोई भी व्यक्ति उसकी ओर से इस तरह के प्रावधान और रख रखाव मेहर या संपत्तियों की डिलीवरी के लिए भुगतान के आदेश के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। यानी कि जो मैंने बताया गया था कि अगर उस महिला को मेहर या उसकी संपत्तियां नहीं दी जाती है, तो उसके रिश्तेदारों में से कोई भी व्यक्ति उसकी ओर से, यानी कि तलाकशुदा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति इन संपत्तियों के लिए उसकी ओर से प्रावधान और रख रखाव मेहर संपत्तियों की डिलीवरी के भुगतान के लिए मजिस्ट्रेट से बात कर सकता है और एक आवेदन भेज सकता है। यानी कि वो एक तलाकशुदा महिला ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार परिवार में से उसके थ्रू उसके नाम का मजिस्ट्रेट को एक आवेदन भेज सकते हैं। उसके बाद तीसरा है, जहां एक तलाकशुदा महिला द्वारा सब क्लॉज 2 के तहत आवेदन किया गया है, मजिस्ट्रेट यदि संतुष्ट है, यानी कि जो सब क्लॉज 2 के तहत ये जो ऊपर बताया गया था ये वाला, इसमें अगर कोई संतुष्ट है, मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, तो उसके पति के पास पर्याप्त साधन होने के बावजूद इद्दत अवधि के भीतर उसे और उसके बच्चों के लिए उचित प्रावधान और भरण पोषण देने में भुगतान में विफल रहा है या उपेक्षा की है, या मेहर की राशि के बराबर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसको संपत्ति उसे वितरित नहीं की गई है। और आवेदन दाखिल करने की तारीख से 1 महीने के भीतर एक आदेश है दे, यानी कि जो आवेदन दाखिल किया गया है उसकी 1 महीने के भीतर उसको आदेश दे, जिससे उसके पूर्व पति को निर्देश दिया जाए कि वह तलाकशुदा महिला को ऐसे उचित और निष्पक्ष प्रावधान भरण पोषण का भुगतान करे जैसा कि निर्धारित कर सकता है। यानी कि उसे 1 महीने के भीतर आदेश देंगे और उससे पूर्व पति को निर्देश भी दिया जाएगा कि एक निष्पक्ष प्रावधान और भरण पोषण का भुगतान करे जो तय किया गया था। और तलाकशुदा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महिला उसके परिवार के विवाह के दौरान उसके द्वारा प्राप्त जीवन स्तर और उसके पूर्व पति के साधन या जैसे भी मामला हो, ऐसे मेहर के लिए भुगतान के लिए उपखंड डी में निर्दिष्ट ऐसी संपत्तियों की डिलीवरी के लिए सेक्शन 1 तलाकशुदा महिला की मजिस्ट्रेट को उक्त अवधि के भीतर आवेदन का निपटान करना अव्यवहारिक लगता है, तो वह अपने द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर उक्त अवधि के बाद आवेदन का निपटान कर सकता है। यदि कोई फोर्थ सब क्लॉज, यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ सब क्लॉज 3 के तहत आदेश दिया गया है, तो आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट उचित तरीके से भरण पोषण या मेहर की राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकती है। यानी कि सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सब क्लॉज 3, यानी कि सब क्लॉज 3 के तहत जो आदेश पारित किया गया था, अगर वो उस आदेश का पालन नहीं करता है या उसे पालन करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट उचित तरीकों से भरण पोषण या मेहर की जो राशि रहती है उसी वसूलने के लिए एक वारंट जारी कर सकती है। जो भारतीय दंड संहिता 1973 से 1974 का 2 के तहत जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और ऐसे व्यक्ति को वारंट के निष्पादन के बाद अवैतनिक शेष राशि के पूरे या आंशिक हिस्से के लिए एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है। यानी कि अगर वो उसका पालन नहीं करेगा जो उन्हें वारंट जारी किया गया था, तो उसे के लिए कारावास की सजा भी है जो एक अवधि तक की जा सकती है और जिसे बढ़ाया भी जा सकता है 1 वर्ष या भुगतान होने तक। यदि पहले किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को बचाव में सुना जाए और उक्त संहिता के प्रावधान के अनुसार उसे सजा भी दी जाएगी। और जो सब क्लॉज 4 है, इसमें भरण पोषण के भुगतान हेतु आदेश, यानी कि जो भरण पोषण रहता है उसके भुगतान का भी आदेश दिया जाता है। इसका सब क्लॉज फर्स्ट इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद जहां एक मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि एक तलाकशुदा महिला ने दोबारा शादी नहीं की है और इद्दत अवधि के बाद अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, यानी कि जिस महिला ने दूसरी शादी नहीं की है और उसमें एक मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि तलाकशुदा महिला ने अगर दोबारा शादी नहीं की है, तो उसके भरण पोषण के लिए
और सक्षम प्रावधान नहीं है, अगर महिला की भरण पोषण के लिए कोई प्रावधान नहीं है या वो भरण पोषण अपना नहीं कर सकती है, तो वहाँ उसके ऐसे रिश्तेदारों को जो मुस्लिम कानून के अनुसार उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के हकदार होंगे, यहाँ निर्देश देने का आदेश दे सकती है। यानी कि उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, उसको न्यायालय यहाँ आदेश दे सकता है कि वे उचित भरण पोषण का भुगतान करें, जैसे कि वहाँ उचित निर्धारित कर सकता है इसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तलाकशुदा महिला उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा भोगे गए जीवन स्तर और ऐसे रिश्तेदारों के साधन और ऐसा भरण पोषण ऐसे रिश्तेदारों द्वारा उस अनुपालन में देय होगा जिसमें उन्हें संपत्ति विरासत में मिलेगी, और ऐसी अवधियों पर जो वह अपने आदेश में निर्दिष्ट कर सकते हैं। कि जब ऐसी तलाकशुदा महिला के बच्चे हो, मजिस्ट्रेट केवल ऐसे बच्चे को ही भरण पोषण देने का आदेश देगा, और ऐसे बच्चों के ऐसे भरण पोषण देने में असमर्थ होने की स्थिति में मजिस्ट्रेट ऐसी तलाकशुदा महिला के माता पिता को भरण पोषण देने का आदेश देगा। यानी कि जो तलाकशुदा महिला रहती है वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने का आदेश उसके ऊपर भरण पोषण बच्चों का भरण पोषण करने का जिम्मा रहता है। अगर वो उन बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ रहती है, तो अदालत उसके माता पिता को उन बच्चों का भरण पोषण करने के लिए आदेश दे सकती है। और यदि माता पिता में से कोई भी अपने पास भुगतान करने के साधन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित भरण पोषण के अपने हिस्से का भुगतान करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी असमर्थता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। उसे आदेश दे सकता है कि उसके द्वारा आदेशित भरण पोषण में ऐसे रिश्तेदारों का हिस्सा ऐसे अन्य रिश्ते द्वारा भुगतान किया जाए जो मजिस्ट्रेट को अनुपालन में भुगतान करने का साधन रखते हो, जिसे मजिस्ट्रेट आदेश देना उचित समझे। इसका सब क्लॉज 2 है। जहाँ एक तलाकशुदा महिला अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो जो सब क्लॉज फर्स्ट में उल्लेखित उसके द्वारा कोई रिश्तेदार नहीं है, या ऐसे रिश्तेदार या उनमें से किसी के पास मजिस्ट्रेट या अन्य रिश्ते द्वारा आदेशित भरण पोषण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, यानी कि जो तलाकशुदा महिला रहती है उसके पास अगर भरण पोषण करने का पर्याप्त साधन नहीं है, तो उन रिश्तेदारों के शेयरों का भुगतान करने का साधन नहीं है जिसके शेयरों को मजिस्ट्रेट ने सब क्लोज 1 के दूसरे प्रावधान के तहत ऐसे अन्य रिश्ते द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा राज्य वक्फ बोर्ड को निर्देश दे सकता है। वक्फ बोर्ड 1994 की धारा 9 के तहत या उस राज्य में लागू किसी भी अन्य कानून के तहत स्थापित उस क्षेत्र में कार्यरत है जिसमें महिला निवास करती है, उसके द्वारा निर्धारित रख रखाव का भुगतान करने के लिए उपधारा 1 या जैसा भी मामला हो, ऐसे रिश्तेदारों के शेयरों का भुगतान करने के लिए जो भुगतान करने में असमर्थ है, ऐसी अवधि पर जो वह अपने आदेश में निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो और आगे का है वो प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर इसमें बता वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता, जो मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 है, इसका एक और जो वीडियो आएगा आप उसमें इसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।